आलमगीर आलम सदन पहुंचे हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनते हैं। आदमी हैं और निश्चित तौर पर हमें लगता है कि सदन जो है अच्छी तरह से चलेगा और ये सदन चलाने के लिए जिम्मेवारी दोनों पक्ष का होता है। सत्ता पक्ष का भी दायित्व होता है, विपक्ष का भी दायित्व होता है कि सुचारू रूप से विधानसभा चले, जन मुद्दा उठकर आए, उसका निष्पादन हो। और सभी माननीय सदस्य भी हमारा आग्रह रहेगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एकजुट होकर विधानसभा से बेहतरीन ढंग से चलाए ताकि झारखंड का विकास हो और जिनका समाधान हो। ये देखा जाता है भागना चाहती है और विपक्ष सवाल करता है। नहीं, ऐसी बात नहीं। नहीं, ये आरोप, देखिए, आरोप लगाना आरोप सिद्ध होना में बहुत अंतर होता है। ये आरोप किसी पर कोई लगा सकता है, आप पूछे, जो नियमानुकूल कोई भी चीज पूछे उसका जवाब सरकार हमेशा देने के लिए तैयार है। तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं सदन में हिस्सा लेने के लिए। बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और यह काफिला मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच रहे विधानसभा। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 3 मार्च को सूबे का बजट पेश किया जाएगा, सदन पटल पर रखा जाएगा। 3 मार्च को सदन में कई मुद्दों को लेकर शोर शराबे के आसार हैं। भाषा विवाद, मॉब लिंचिंग कानून पर हंगामे के आसार हैं। वहीं स्थानीय नियोजन नीति, शराब नीति, इस पर भी हंगामे के आसार। और ये झारखंड विधानसभा से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचा है विधानसभा। 25 मार्च तक चलेगा, इसमें 17 कार्य दिवस और 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा सूबे का। लेकिन इस बीच विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने को तैयार। हालांकि सरकार भी हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। बस एक अपील कि सदन चलने दिया जाए सुचारू ढंग से। आपको बताएं कि मॉब लिंचिंग हो या भाषा विवाद हो या स्थानीय नीति का मसला हो या फिर शराब नीति, इन तमाम ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष के हंगामे के आसार तो हैं ही, साथ ही साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी इसे लेकर खासकर शराब नीति को लेकर सवाल उठा सकते हैं। अब आज से कार्यवाही शुरू हो रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। और फिलहाल ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये काफिला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा पहुंचता हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं विधानसभा। ये सीधी तस्वीरें झारखंड विधानसभा से। भाषा विवाद, मॉब लिंचिंग कानून, उसके साथ ही स्थानीय नीति, ऐसे मुद्दे जिस पर सदन में हंगामे के आसार हैं और जोरदार हंगामे के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष इसे लेकर पहले से ही उससे अपने तेवर दिखा चुका है। अब जब आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है तो यह मुद्दा जब सदन में गूंजेगा तो हंगामे के आसार। इस बीच देखिए, ये विधानसभा की तस्वीरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज से बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। और आपको बताएं कि 3 मार्च को सदन में बजट पेश किया जाएगा। सदन में कई मुद्दों को लेकर शोर के आसार हैं, हंगामे के आसार हैं। भाषा विवाद, मॉब लिंचिंग कानून या फिर स्थानीय नीति या फिर शराब नीति, ये कुछ ऐसे मुद्दे जिस पर सदन में हंगामे के आसार। विपक्ष पहले ही अपने तेवर दिखा चुका है, सर्वदलीय बैठक से किनारा किया, हिस्सा नहीं लिया बीजेपी ने इस बैठक में। उसके बाद
देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से भी ये बातें कही जा रही हैं कि अगर किसी मुद्दे पर जवाब चाहिए तो सदन को सुचारू रूप से चलने देने की भी जिम्मेवारी है और विपक्ष को सदन को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। सरकार पूरी तरह से तैयार है हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए, बशर्ते सदन सुचारू रूप से चले। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और थोड़ी देर में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। और सदन पहुंचने से पहले जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी से बातचीत की हमारे सहयोगी अजय लाल ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं आपको भी। विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत होने वाली है। जाहिर सी बात है, पक्ष विपक्ष ने अपना होमवर्क पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। सदन की क्या तस्वीर होगी, हंगामे होंगे, शोरगुल होगा या सब कुछ शांतिपूर्वक गुजरेगा। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक इरफान अंसारी जी हैं। सर, क्या लग रहा है बजट सत्र की तस्वीर आप कैसी देख पा रहे हैं? देखिए, राज्य के हित के लिए ये बजट काफी महत्वपूर्ण है और 2 साल तो आपने देखा कि कोविड में चला गया और ये साल जो है थोड़ा समान हुआ है हमारा झारखंड, तो उसके परिप्रेक्ष्य में ये बजट आ रहा है। तो बजट में बहुत सी ऐसी चीज़ों को डाला गया है जिससे लोगों को जो आवश्यकता है, सही मायने में हमको लगता है ये जो बजट पेश होगा झारखंड के हित में होगा। जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको कैसे निपटेंगे, क्योंकि आप काफी मुखर विधायक हैं सदन के भीतर? देखिए, मुद्दे बनाए जाते हैं, मुद्दे हैं नहीं, और इसमें भाजपा माहिर है, खिलाड़ी है भाजपा। और ये सीधी तस्वीरें आपको सदन की दिखा रहे हैं। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो रही है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। माननीय सदस्यगण, हो गया, ले आ गया। माननीय सदस्यगण, पंचम झारखंड विधानसभा के 8वें बजट सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। राष्ट्र निर्माण के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हम अपने गणतंत्र के 73वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। हमारा युवा राज्य अपने निर्माण के 22वें वर्ष में पहुंचकर विकास की नई ऊंचाइयों पर चढ़ने को आतुर है। राज्य निर्माण के लंबे चले आंदोलन के बीच हमने जिन संकल्पों को अंगीकार किया था, यह समय उन संकल्पों को मूर्त रूप प्रदान करने का है। पिछले 2 वर्षों के दौरान कोविड महामारी ने पूरे मानवता के अस्तित्व पर गहरा संकट पैदा कर दिया था। हमारी जीवन पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन इस महामारी के कारण आ गए। यह संतोष की बात है कि सरकार की सजगता और टीकाकरण में लाई गई तेजी के कारण यह महामारी तत्काल ढलान की ओर है। ऐसे में जनजीवन एवं आर्थिक गतिविधियों के सामान्य होने की भी संभावनाएं बढ़ी है। राज्य सरकार के इस तीसरे बजट सत्र में हम सबों के साथ राज्य की 3.5 करोड़ जनता की आकांक्षाएं जुड़ी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बजट सत्र के माध्यम से हम राज्य में विकास की गति को और तेज कर पाएंगे और राज्य की 3.5 करोड़ जनता के जीवन को और खुशहाल बना सकेंगे। माननीय सदस्यगण, कोरोना महामारी के संभावित पटाक्षेप के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में रूस और यूक्रेन के बीच गहराते संघर्ष की छाया का विकास ही हमारी आकांक्षाओं पर पड़ने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभावित होने से लोगों के जनजीवन पर जो प्रभाव संभावित है, उसके निराकरण की जिम्मेदारी भी हम सब पर है। माननीय सदस्यगण, सत्र के सफल संचालन में आपकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है, क्योंकि सदन रूपी जीवंत मंच से राज्य की समस्याओं का निराकरण हो पाता है। यह सब सार्थक विचार विमर्श और संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं के पालन से ही संभव हो पाएगा। माननीय सदस्यगण, सदन में सत्ता और विपक्ष की अपनी अपनी सार्थक भूमिका है।
जो प्रजातंत्र रूपी सरिता में निरंतर प्रवाहमान रहते हैं। सदन में जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी मिलकर राज्य के विषय में चिंतन मंथन करते हैं। सदन प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है, जिसके द्वारा जनता विधानसभा में होने वाली कार्यवाहियों के माध्यम से सदन के अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के आचरण और कार्रवाई में भागीदारी का आकलन करती है। हम सभी का यह दायित्व है कि अपने आचरण और व्यवहार को मर्यादित रूप में प्रस्तुत कर सदन के समय का सदुपयोग करने में अपनी सार्थक भूमिका निभाएं, जिससे जनोपयोगी जन सरोकार से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को उठाने का अवसर मिल सके। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी का सकारात्मक सहयोग राज्य हित में निश्चित रूप से प्राप्त होगा। माननीय सदस्यगण, विधानसभा के इस बजट सत्र में कुल 17 बैठकें निर्धारित है, जिसमें सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 21-22 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी तथा वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आय व्यय का उपस्थापन किया जाएगा। आप सभी माननीय सदस्यों को सदन में उपस्थापित होने वाले बजट की अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव के माध्यम से सरकार की योजनाओं की समीक्षा एवं राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सार्थक बहस के अवसर प्राप्त होंगे। बजट प्रस्ताव अनुदान की मांगों और कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों के कई जनोपयोगी और सार्थक सुझाव आते हैं, जिससे आने वाले वित्तीय वर्ष के बजट या चालू वित्तीय वर्ष के अनुपूरक बजट में समाविष्ट किया जा सकता है। माननीय सदस्यगण, इस सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के निमित्त आप सभी को संबोधित करेंगे। सदियों से स्थापित संसदीय परंपरा के अनुसार सभा में माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को अत्यंत गरिमा और प्रतिष्ठा का अवसर माना जाता है। इस अवसर की पवित्रता और महत्ता को देखते हुए सभा के माननीय सदस्यों से अनुशासन एवं शालीनता के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए सभा में व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदय से निम्नांकित आशय का संदेश मुझे प्राप्त हुआ है। यद्यपि संदेश को पूर्व में ही आपको प्रेषित किया जा चुका है, तथापि मैं इसे पढ़कर आपको सुना देना चाहता हूं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के खंड 1 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं रमेश बैस झारखंड का राज्यपाल एतद द्वारा झारखंड विधानसभा को दिनांक 25 फरवरी 2022 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में संबोधित करना चाहता हूं और इस हेतु झारखंड विधानसभा के सभावेश रांची में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूं। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब माननीय राज्यपाल महोदय सदन में उपस्थित हों तो आप सभी अपने सीट पर विराजमान रहकर अभिभाषण को शालीनता के साथ सुनेंगे और पूरे अभिभाषण के दौरान सदन में व्यवस्था बनाए रखेंगे। कोई सदस्य इस दौरान न तो सभा में प्रवेश करेंगे न ही सभा से बाहर जाएंगे। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय की अगवानी के लिए थोड़ी देर के लिए सदन से बाहर जा रहा हूं। मेरा अनुपस्थिति में उनकी अगवानी से आगमन और अभिभाषण के बाद उनकी विदाई तक के लिए मैं सदन से बाहर रहने की अवधि में भी आप सभी माननीय सदस्य सदन में अपने स्थान पर बैठकर व्यवस्था बनाए रखने की असीम कृपा करेंगे। इसके बाद ले लेंगे, हो गया, सूचना ले ली, हो गया, आगे आगे। तो झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और 25 मार्च तक बजट सत्र चलना है। 17 कार्य दिवस होंगे। इसमें 3 मार्च को सूबे का बजट पेश किया जाएगा। स्पीकर के संबोधन के साथ देखिए इसकी शुरुआत हुई है। हालांकि औपचारिक तौर पर राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत होनी है झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की। थोड़ी देर में राज्यपाल सदन को संबोधित करेंगे। राज्यपाल रमेश बैस और 3 मार्च को सूबे का बजट पेश किया जाएगा। फिलहाल सदन में
शोक प्रस्ताव पेश किया गया। अब थोड़ी देर में राज्यपाल पहुंचेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल पहुंचेंगे, पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उसके बाद वो सदन को संबोधित करेंगे। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 25 मार्च तक चलेगा। बस थोड़ी देर और उसके बाद राज्यपाल का आगमन। पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उसके बाद राज्यपाल रमेश बैस सदन को संबोधित करेंगे। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। आज से 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा सदन में सूबे का। इससे पहले शोक प्रस्ताव पेश किया गया। अब राज्यपाल का इंतजार। राज्यपाल पहुंचेंगे, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत। और देखिए 25 मार्च तक यह बजट सत्र चलना है और इतने दिनों में 17 कार्य दिवस होंगे। और बताएं आपको कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है विपक्ष ने। चाहे आप वो भाषा विवाद का मसला लें या फिर स्थानीय नीति का, या फिर आपको बताएं कि मॉब लिंचिंग कानून, और साथ ही साथ जो शराब नीति को लेकर, और शराब नीति के लिए सिर्फ विपक्ष। और ये काफिला राज्यपाल का झारखंड विधानसभा पहुंचता हुआ। राज्यपाल पहुंच रहे हैं झारखंड विधानसभा और पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद राज्यपाल सदन को संबोधित करेंगे। आज से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बता दें आपको 3 मार्च को सदन में बजट पेश किया जाएगा। पच्चीस मार्च तक चलेगा विधानसभा का बजट सत्र। 3 मार्च को सूबे का बजट पेश होगा। अब राज्यपाल पहुंच रहे हैं सदन में। थोड़ी देर पहले शोक प्रस्ताव पेश किया गया। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र, ये राज्यपाल पहुंच रहे हैं। ये काफिला अभी आपने जो तस्वीरों में देखा वो काफिला राज्यपाल का। अब राज्यपाल को यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद सदन को संबोधित करेंगे राज्यपाल रमेश बैस। राज्यपाल का अभिभाषण होगा और अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत। सरकार के कामकाज से अवगत कराएंगे अपने अभिभाषण में राज्यपाल। आपको बताएं कि सूबे का बजट 3 मार्च को लाया जाएगा, 3 मार्च को पेश किया जाएगा और ये बजट सत्र ये 25 मार्च तक चलने वाला है। और इन इतने दिनों में 17 कार्य दिवस होंगे। 17 दिनों का ये 17 दिनों का जो कार्य दिवस होगा उसमें कई अहम मुद्दे जिस पर हंगामे के आसार हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि देखिए जिस तरह से भाषा विवाद को लेकर हंगामा मचा हुआ है, उस पर हंगामे के आसार हैं।
उसके बाद आप मॉब लिंचिंग कानून की बात कर लें, या फिर आप स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हंगामे के आसार हैं। और बहुत सारे मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है, लेकिन सरकार भी पूरी तरह से तैयार है तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, विपक्ष के हर एक सवालों के जवाब देने के लिए। और सरकार ने कहा है कि अगर सदन सुचारू रूप से चले तो सत्ता पक्ष, सरकार हर सवालों का जवाब देने को तैयार है। ये काफिला राज्यपाल रमेश बैस का। राज्यपाल रमेश बैस पहुंच रहे हैं, उन्हें पहले गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद उनका अभिभाषण होगा सदन में। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र को लेकर तैयारियां पूरी, और अगर हम सत्ता पक्ष और विपक्ष की तैयारियों की बात करें तो देखिए, कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, लेकिन जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी, उसने सर्वदलीय बैठक से किनारा कर अपना तेवर साफ कर दिया है। बीजेपी ने अपने तेवर स्पष्ट कर दिए हैं कि वो किसी भी मुद्दे पर सरकार को छोड़ने वाली नहीं, सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन सरकार की तरफ से भी यह कहा जा रहा है कि सरकार विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने को तैयार है। और इसी को लेकर देखिए, अब सर्वदलीय बैठक जो हुई उसके बाद जेएमएम विधायक दल की भी बैठक हुई और एक रणनीति तैयार की गई है कि अगर विपक्ष के सवाल हैं तो उन सवालों का जवाब कैसे दिया जाए। ये झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल रमेश बैस पहुंच चुके हैं, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद सदन में उनका अभिभाषण। अपने अभिभाषण में राज्यपाल सरकार के कार्यों से अवगत कराएंगे। आपकी स्क्रीन पर ये सीधी तस्वीरें, राज्यपाल रमेश बैस पहुंच चुके हैं झारखंड विधानसभा। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है राज्यपाल रमेश बैस को। राज्यपाल रमेश बैस जिन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, और बताएं आपको कि थोड़ी देर में इनका अभिभाषण होगा सदन में और उसके बाद औपचारिक शुरुआत झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की। और ये बजट सत्र 25 मार्च तक चलने वाला है। 17 कार्य दिवस होंगे इसमें, और अगर सूबे के बजट की बात करें तो 3 मार्च को सूबे का बजट पेश किया जाएगा। अब पूरे झारखंड की निगाहें 3 मार्च पर टिकी हुई कि कब, जिस दिन बजट पेश किया जाएगा, क्या कुछ झारखंड की जनता के लिए। विधानसभा पहुंच चुके हैं राज्यपाल रमेश बैस। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और अब अभिभाषण होगा सदन में राज्यपाल का, और उसके साथ औपचारिक शुरुआत बजट सत्र की। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र और बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और जो 25 मार्च तक चलेगी। ये तस्वीरें देखिए, अब सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यपाल का स्वागत किया स्पीकर ने।
आज से इस बजट सत्र की शुरुआत हुई है और ये बजट सत्र 25 मार्च तक चलने वाला है। ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर सीधे झारखंड विधानसभा की। और अब सदन में राज्यपाल का अभिभाषण। 3 मार्च को बजट पेश किया जाएगा सूबे का। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र। पच्चीस मार्च तक ये बजट सत्र चलने वाला है। इसमें 17 कार्य दिवस होंगे। और बड़ी बात ये कि जिस तरह से विपक्ष के तेवर नजर आ रहे हैं, क्या सदन सुचारू रूप से चल पाएगा? क्या जनता से जुड़े मुद्दे जिनकी आस लगाए बैठी है जनता, उन मुद्दों पर कितनी सार्थक बहस हो पाएगी, वो भी उसका भी इंतजार। और देखिए, मुद्दे कई ऐसे हैं जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन मुद्दों से अलग, हंगामे से, शोर शराबे से अलग, क्या जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी? क्या जनता के हितों से जुड़े जो मुद्दे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर ये सीधी तस्वीरें सदन की देख रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यगण यहाँ एकत्रित हैं, अतएव आपसे अनुरोध है कि अभिभाषण देने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण, राज्य विधानसभा के इस सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ सभी माननीय सदस्यों को इस ऐतिहासिक अवसर पर साक्षी होने के लिए बधाई देता हूं। चाहे पूज्य बापू का ग्राम स्वराज का सपना हो, बाबा साहब की सामाजिक न्याय की नीति हो, नेहरू जी का आधुनिक भारत बनाने का स्वप्न हो, या भगवान बिरसा मुंडा का सामाजिक दर्शन हो, हमें मिलकर इन सपनों को पूरा करने के लिए सतत प्रयास रहना होगा। हमारा संविधान देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं से हुए निर्णयों को देशवासियों द्वारा स्वीकार किए जाने की अपेक्षा भी रखता है। इस सदन में उपस्थित प्रत्येक सदस्य का यह दायित्व बनता है कि वे राज्य हित को सर्वोपरि रखते हुए राज्यवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उनके लिए आवश्यक कानून बनाने के लिए कृत संकल्पित रहे। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर देश की जनता द्वारा प्रकट किए जाने वाला विश्वास लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। हमारी सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा, परिचर्चा तथा वाद विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं। विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा समाज और देश को कमजोर करती है। हमें इससे बचना चाहिए। राज्य के चतुर्दिक विकास के प्रति हमारी सरकार वचनबद्ध है।
हमारी सरकार स्वच्छ, संवेदनशील, पारदर्शी एवं उदारदायी प्रशासन की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जिससे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के अंदर किया जाना सुनिश्चित हो सके एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ लक्षित व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके। राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित हो, उद्योग धंधों का विकास हो तथा विकास का समुचित लाभ राज्य की जनता को प्राप्त हो, इसके लिए सरकार द्वारा नीतियों में अपेक्षित सुधार किया जा रहा है। साथ ही जहां भी अपेक्षित है, नई नीतियों का निर्माण एवं नियमों विनियमों में आवश्यक संशोधन भी हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। नए झारखंड के लिए तथा लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए हमारी सरकार हर क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए सराहनीय गति एवं निर्णय क्षमता दिखाते हुए काम कर रही है। सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में जमीनी स्तर पर किए गए सुधारों का ही परिणाम है कि अनेक क्षेत्रों में राज्य की रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार आया है। बजट सत्र सभी सत्रों से अधिक अवधि के लिए आहूत किया जाता है। यह एक अच्छा अवसर है जिसके दौरान जनता की समस्याओं को जनप्रतिनिधियों के द्वारा राज्य सरकार के समक्ष रखा जा सकता है। मेरी इच्छा है कि इस सदन का हर सदस्य इस अवसर का भरपूर लाभ उठाए। हमारा देश हमारे अन्नदाता किसानों का ऋणी है, जिनके परिश्रम से हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है। निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले किसानों की जिंदगी बदले, ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत अब तक 2 लाख से अधिक किसानों के खातों में रुपए 836 करोड़ 57 लाख हस्तांतरित की गई है। बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम तथा बीज उत्पादन योजना अंतर्गत खरीफ 2021 से पहली बार सीड टोकन के माध्यम से बीज वितरण की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत खरीफ 2021 में राज्य में कुल 37,047 क्विंटल एवं रबी 2021-22 में अब तक 32,743 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है। हमारी सरकार द्वारा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पूर्व वर्ष की भांति किसानों से अधिप्राप्त धान के 50% मूल्य का भुगतान 48 घंटे के अंदर किए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 110 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस का भुगतान किया जा रहा है। हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है और कृषि इसकी अर्थव्यवस्था की नींव भी है। यहाँ कृषि केवल खेती करना नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। राज्य में फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने एवं उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने के लिए राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों की भूमि में कृषक पाठशाला स्थापित करने एवं इनकी परिधि में अवस्थित ग्रामों को बिरसा ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु 61 करोड़ रुपए की लागत से समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला योजना लागू की गई है। हमारी सरकार ने पशुपालन के महत्व को स्वीकारते हुए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास, कृषि एवं पशुपालन तथा कल्याण विभाग के वित्तीय संसाधन के अभिसरण से प्रारंभ की है। इस योजना से स्वरोजगार के रास्ते पर बढ़ रहे लगभग 50,000 ग्रामीण को लाभ मिल रहा है। पेयजल मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकता है। हमारी सरकार द्वारा
राज्य के सभी ग्रामीण घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। राज्य में 2024 तक 59,23,320 ग्रामीण घरों को नल के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक कुल 10,89,904 घरों में यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस वित्तीय वर्ष में लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत से कुल 49,656 ग्रामीण जल आपूर्ति की योजनाएं स्वीकृत की गई है। राज्य के ऐसे सुदूर क्षेत्र जो जल आपूर्ति की सुविधा से आच्छादित नहीं हो पाए हैं या आंशिक रूप से आच्छादित है, उन टोलों में जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य के सभी 4,374 पंचायतों में 5 नलकूप प्रति पंचायत की दर से कुल 21,870 नलकूप स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। शहरों और गांवों के बीच की दूरी को कम करने में टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है। भारत नेट फेज 1 तथा फेज 2 परियोजना के तहत 4,638 ग्राम पंचायत प्रखंड मुख्यालयों में से 4,533 तक ऑप्टिकल फाइबर केबल OIFC की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। शेष पंचायत मुख्यालय तक OIFC बिछाने का कार्य प्रगति पर है। हमारी सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 गठित किया है, जिसकी नियमावली तैयार की जा रही है। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात प्रत्येक नियोक्ता द्वारा 40,000 से अनधिक या सरकार द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित अधिसीमा तक सकल मासिक वेतन या मजदूरी वाले ऐसे पदों जो अधिसूचित होने की तिथि को रिक्त हो एवं उसके उपरांत उत्पन्न कुल रिक्त का 75% पदों पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित किया जाएगा। हमारी सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न संस्थानों के साथ MOU किया है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से लेबर एम्प्लॉयमेंट इन्हांसमेंट प्रोग्राम का संचालन प्रारंभ किया है। इसके तहत राज्य के नियोजनाओं एवं सुदृढ़ किया जा रहा है। ITI का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। युवक युवतियों को सॉफ्ट स्किल का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस वर्ष राज्य के बेरोजगार अध्ययनरत युवाओं एवं युवतियों के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही है। राज्य में समग्र एवं त्वरित औद्योगिक विकास के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के निमित्त राज्य सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। सरकार के सार्थक प्रयासों के कारण ही राज्य में औद्योगिक निवेश हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण हो रहा है। इससे राज्य में न सिर्फ पूंजी निवेश का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याणार्थ 5 योजनाएं संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक 6,000 श्रमिकों को कुल 11,94,00,000 रुपए की समतुल्य राशि का लाभ दिया गया है। हमारी सरकार राज्य के बुनकरों, परंपरागत शिल्पियों एवं रेशम उत्पादन से जुड़े हुए राज्य के गरीब नागरिकों के स्वरोजगार के प्रति दृढ़ संकल्पित है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बुनकरों एवं शिल्पियों को उन्नत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रांची में NID
अहमदाबाद के सहयोग से झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन संस्थान की स्थापना की जा रही है। झारखंड राज्य खनिज बाहुल्य प्रदेश है। राज्य में खनिज आधारित उद्योगों की काफी संभावनाएं हैं, जिसका उपयोग प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए किया जा सकता है। भारत सरकार के मिनरल ऑक्शन नियम 2015 यथा संशोधित 2021 के अधिसूचित होने के उपरांत हमारी सरकार नीलामी योग्य खनिज ब्लॉक तैयार करने का कार्य कर रही है। अभी तक कुल 7 खनिज ब्लॉकों की नीलामी का कार्य संपादित किया जा चुका है। वर्तमान में 4 लौह अयस्क एवं मैग्नीज अयस्क, 4 चूना पत्थर, 3 बक्साइट तथा 2 ग्रेफाइट खनिज ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के अधीन दिसंबर 2021 तक कुल 16,850 नए करदाता निबंधित हुए हैं। जीएसटी के अधीन कुल निबंधन की संख्या 1,87,997 हो गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकार द्वारा माह जनवरी 2022 तक कुल रुपये 16,611.80 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो विगत वित्तीय वर्ष के जनवरी माह तक संग्रहित कुल राजस्व 11,693.33 करोड़ की तुलना में 4,918.47 करोड़ रुपए अधिक है तथा यह 42.06% का वृद्धि दर दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु 1,18,422.93 करोड़ के निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध माह जनवरी 2022 तक 90.17% की उपलब्धि हासिल की जा चुकी है। राज्य में जनवरी 2021 से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित 15 लाख लाभुकों को अनुदानित दर यथा 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम चावल प्रति माह प्रति लाभुक उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4,93,143 परिवार आच्छादित हुए हैं एवं 14,60,377 लाभुक लाभान्वित हुए हैं। सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से आच्छादित राज्य के सभी लाभुक परिवारों को वर्ष में 2 बार एक धोती लुंगी तथा एक साड़ी ₹10 प्रति वस्त्र की अनुदानित दर पर वितरित किया जा रहा है। इस योजना अंतर्गत वस्त्रों के वितरण का शुभारंभ दिनांक 22/9/2021 को किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 32,56,004 धोती, 18,55,610 लुंगी एवं 51,18,247 साड़ी का वितरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजना अंतर्गत राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित राशन कार्डधारी परिवारों को राज्य में निबंधित एवं प्रयोग किए जा रहे 2 पहिया वाहनों के लिए उनके आवेदन के आलोक में प्रति माह ₹250 पेट्रोल सब्सिडी के लिए अनुदान राशि उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराने हेतु सीएम स्पोर्ट्स चीफ मिनिस्टर सब्सिडी फॉर परचेस ऑफ पेट्रोल फॉर राइडिंग टू व्हीलर्स स्कीम योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के तहत जनवरी 2022 तक
1,15,117 लाभुकों को सब्सिडी की राशि उनके खाते में देने की कार्रवाई की गई है। राज्य के विकास में पथों के महत्व को ध्यान में रखते हुए पथों के उन्नयन एवं विकास पर बल दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने 2021-22 में अब तक लगभग 2100 किलोमीटर पथों के राइडिंग क्वालिटी एवं मजबूतीकरण एवं लगभग 580 किलोमीटर पथों के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य की स्वीकृति प्रदान की है। वर्ष 2021-22 में लगभग रुपए 1560 करोड़ की राशि के 32 पथ एवं पुल योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतुवन योजना अंतर्गत 210 करोड़ रुपए का बजटीय उपवन वित्तीय वर्ष 2021-22 में किया गया है। इस वर्ष में 75 पुल पूर्ण करने के लक्ष्य के विरुद्ध 74 पुलों के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। हमारी सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 7 पर्यटन स्थलों पर हेलीपैड सह रिसेप्शन भवन के निर्माण की योजना क्रियान्वित की है, जिसके अंतर्गत मलुटी तथा बासुकीनाथ में निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। शेष 5 स्थलों यथा राजरप्पा, पारसनाथ, इटखोरी, बेतला तथा शिवगादी धाम में शीघ्र ही कार्य प्रारंभ कराने हेतु प्रयास किया जा रहा है। झारखंड को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाने हेतु हमारी सरकार द्वारा नई पर्यटन नीति 2021 लागू की गई है। इस नीति का उद्देश्य राज्य को देश के पर्यटन मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि कराना, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए राज्य के लोगों को आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार बनाना है। इस नीति के तहत पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने वाले निजी निवेशकों को प्रोत्साहित देने का प्रावधान है, जिसे सिंगल विंडो के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक सभ्यता पूर्णतः बिजली पर निर्भर है। राज्य में गुणवत्तापूर्ण निर्बाध बिजली आपूर्ति करना हमारी सरकार का लक्ष्य है। वार्षिक विकास योजना के तहत राज्य में गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अति महत्वपूर्ण ओवरहेड 33 किलोवाट, 11 किलोवाट लाइन एवं एलटी लाइन को यूजी केबल एवं एलटीएबी केबल से रिप्लेस करने का कार्य किया जा रहा है। जान माल की सुरक्षा एवं विद्युत चोरी रोकने के हेतु एलटीएबी केबल एवं स्मार्ट मीटर की व्यवस्था की जा रही है। नवीकरणीय ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल होती है। हमारी सरकार ने पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत 8000 ऑफ-ग्रिड सोलर पंप अधिष्ठापन हेतु कार्य आदेश निर्गत किया है, जिसके विरुद्ध लगभग 175 सोलर पंप का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है। राज्य के देवघर, सिमडेगा, गढ़वा एवं पलामू जिले में आवंटित भूमि में 20-20 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है। गिरिडीह शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की कार्रवाई भी की जा रही है। अगले वित्तीय वर्ष में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। व्यक्ति के स्वास्थ्य के प्रभाव परिवार और देश दोनों के विकास पर पड़ता है। हमारी सरकार स्वास्थ्य को लेकर समानता के साथ काम कर रही है। कोरोना वैश्विक महामारी से छुटकारा पाने के लिए पूरा देश आज कृत संकल्प है। हमारी सरकार ने भी कोरोना से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने हेतु समय से सभी आवश्यक कदम उठाए। सरकार और जनता के संयुक्त प्रयासों का ही प्रतिफल है
कि कोरोना के इस तीसरी लहर को रोकने में हम सफल हुए हैं। राज्य में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु वर्तमान में 14,863 ऑक्सीजन समर्थित बेड, 3,204 आईसीयू बेड, 8,738 साधारण बेड तथा 1,456 वेंटिलेटर बेड की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। राज्य में 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों को कोविड-19 से सुरक्षा देने हेतु टीकाकरण कार्यक्रम दिनांक 3 जनवरी 2022 से आरंभ किया गया है। राज्य में 15-18 वर्ष आयु वर्ग के योग्य लाभुकों की संख्या 23,98,000 होने का आकलन किया गया है। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए सजग हमारी सरकार खेलकूद के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कार्य कर रही है। वामपंथी उग्रवादी इलाकों में ग्रामीण युवा को खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से सामान्य जीवन शैली यापन के निमित्त प्रेरित करने तथा आदिवासी युवा प्रतिभा विकास हेतु सहाय स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ योजना लागू की गई है, जिसके तहत राज्य के LWE प्रभावित 5 जिलों के कुल 55 प्रखंड 65 थानों में फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी एवं एथलेटिक का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन हेतु सभी बच्चों को आवश्यक सुविधाएं यथा खेल किट एवं आवश्यक खेल सामग्री उपलब्ध कराएगी। हमारी सरकार ने टोक्यो ओलंपिक गेम्स में सेमीफाइनल तक पहुंचकर देश एवं राज्य को गौरवान्वित करने वाली भारतीय हॉकी टीम में शामिल राज्य की खिलाड़ियों सुश्री निकी प्रधान एवं सुश्री सलीमा टेटे को 50-50 लाख रुपए का नगद पुरस्कार सहित स्कूटी, लैपटॉप एवं स्मार्टफोन उपलब्ध कराया है। साथ ही राज्य के तीरंदाजों के उत्कृष्ट प्रदर्शन, उनके महत्वपूर्ण उपलब्धियों को सम्मानित करने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु 3 तीरंदाजों श्रीमती दीपिका कुमारी, सुश्री कोमलिका बारी एवं सुश्री अंकिता भगत को क्रमशः 45 लाख एवं 20-20 लाख रुपए की राशि प्रदान करने तथा इनके प्रशिक्षक श्रीमती पूर्णिमा महतो को 12 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। झारखंड के आदिवासी युवाओं को उस विश्व स्तरीय शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा मरण गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति परियोजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति के 10 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को चयनित कर इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में अवस्थित विश्वविद्यालयों संस्थानों में कतिपय कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा यथा मास्टर्स, एमफिल, फुल डिग्री प्रोग्राम की डिग्री प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस वर्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के 7 छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। भविष्य में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। राज्य सरकार के अधीन वर्ग 3 के रिक्त पदों पर अधिक से अधिक स्थानीय युवकों युवतियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न नियुक्ति परीक्षा संचालन नियमावली में अनिवार्य योग्यता के रूप में अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट 10-2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से उत्तीर्ण होना एवं अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाजों, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा अंतर्गत 1025 लाख अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध में अब तक कुल 1018 लाख मानव दिवस का सृजन करते हुए कुल 2,955 करोड़ की राशि का व्यय किया गया है। मनरेगा अंतर्गत योजनाओं में पारदर्शिता लाने,
शिकायतों के निवारण तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु राज्य के कुल 19 जिलों में लोकपाल की नियुक्ति की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अब तक 10,44,321 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत अब तक 29,925 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। महिला सशक्तिकरण के संकल्प को क्रियान्वित करते हुए राज्य में पहली बार हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की पहल की गई है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के अंतर्गत राज्य के करीब 24,000 महिलाओं को हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री के कार्य से मुक्त कराकर आजीविका के विभिन्न साधनों से जोड़ा जा चुका है। आजादी के मूल मंत्र में आत्मनिर्भरता में छिपी भावना पर कार्य करते हुए हमारी सरकार स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देते हुए पलाश ब्रांड को प्रमोट कर रही है। पलाश ब्रांड अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के द्वारा निर्मित एवं संग्रहित सरसों का तेल, चावल, आटा, दाल, महुआ का आटा, लेमन ग्रास जैसे उत्पादों को लोगों के द्वारा खासा पसंद किया जा रहा है। एक अभिनव प्रयास के लिए जरिए पलाश ब्रांड की शुरुआत कर सखी मंडल ने उत्पादों को राज्य समेत राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित कर सखी मंडलों की अच्छी आमदनी सुनिश्चित की जा रही है। राज्य में आदिम जनजाति परिवार को मुख्य धारा में जोड़ने हेतु उड़ान परियोजना के तहत 1,784 सखी मंडलों में करीब 21,126 आदिम जनजाति परिवारों को जोड़ा गया है। वहीं 16,446 आदिम जनजाति परिवारों को सशक्त आजीविका उपलब्ध कराई गई है। राज्य में 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण उन्मूलन एवं किशोरियों तथा महिलाओं में व्याप्त रक्तलापता एनीमिया की समस्या को समाप्त करने हेतु राज्य सरकार गंभीर है। इन समस्याओं को उन्मूलन करने के निमित्त विभिन्न विभागों के अभिसरण से समन्वित तथा समयबद्ध प्रयास स्वरूप समर स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ malnutrition एंड न्यूट्रिशन रिडक्शन अभियान राज्य में संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के साझा प्रयासों के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर आगामी 1000 दिनों में कुपोषण एवं रक्त अल्पता की समस्या से मुक्त राज्य की संकल्पना को साकार किया जाएगा। राज्य योजना अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सभी योग्य लाभुकों को आच्छादित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा सर्वजन पेंशन की योजना लागू की गई है, जिसके तहत पेंशन प्राप्त करने की पात्रता का दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है। अब आवेदक स्वयं या पति पत्नी केंद्र एवं राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित अथवा सेवानिवृत्त नहीं हो अथवा आयकर अदा करने वाले परिवार के सदस्य नहीं हो तो राज्य योजना अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए वे पात्र माने जाएंगे। इस योजना को लागू करने के पश्चात लगभग 2,08,000 नए लाभान्वित को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत गिरिडीह एवं बुंडू में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्लांट का अधिस्थापन किया जा चुका है तथा देवघर, झुमरी, तिलैया एवं चाकुलिया में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट प्रारंभ कर दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छता कार्यों हेतु देश के समस्त राज्यों में से झारखंड राज्य को 100 निकायों से कम वाले राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तथा जुगसलाई नगर परिषद को फीडबैक श्रेणी में
सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गत आवासीय इकाइयों की कुल मांग 2,47,000 है, जिसमें अब तक भारत सरकार से कुल 2,18,670 आवासीय इकाई स्वीकृत है। इनमें से कुल 1,52,229 70% आवास ग्राउंडेड है, जिसमें से 82,136 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं एवं 70,093 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना अंतर्गत 50 नगर निकायों में जॉब कार्ड हेतु अब तक कुल 59,517 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुल 50,672 जॉब कार्ड निर्गत किए जा चुके हैं। निबंधित श्रमिकों को शहरी क्षेत्र में कार्य आवंटित किया जा रहा है। इस योजना अंतर्गत अब तक कुल 86,36,120 मानव दिवस सृजित किए गए हैं। राज्य गठन के समय से ही पारा शिक्षकों की समस्या लगातार बनी रही है। हमारी सरकार ने पारा शिक्षकों की समस्या को समझते हुए समुचित कदम उठाया है। सरकार ने पारा शिक्षकों की सेवा को 60 वर्ष के लिए सुनिश्चित कर दिया है। टेट पास प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय को 50% की वृद्धि का फैसला लिया गया है तथा केवल प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% की वृद्धि की गई है। राज्य के पारा शिक्षक अब सहायक प्राध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। शिक्षा विकास का आधार है। मानव विकास एवं समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील हैं। मुझे आप सबों को यह जानकारी देने में प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए शैक्षणिक सूचकांक में विगत एक वर्ष में राज्य को 29 अंकों का फायदा हुआ है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पहल की गई है। इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल तथा 4,091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालयों को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार के द्वारा राज्य के पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिए जाने हेतु झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 लागू किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रांची विश्वविद्यालय तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के समन्वय से स्थापित खांची रेडियो स्टेशन से ग्रामीण जनता को लोक भाषा में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है। राज्य के युवा जो वामपंथ उग्रवाद के प्रभाव में आकर भटक गए हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वे एक सामान्य जीवन जी सके एवं राज्य के विकास में योगदान दे सके। जिन इलाकों को उग्रवाद के चुंगल से मुक्त कराया जा चुका है, वहां विकास की गति में तेजी लाई जा रही है ताकि उग्रवाद वहां दोबारा पैर नहीं पसार सके। जो इलाके आज भी वामपंथ उग्रवाद से ग्रसित है, उन इलाकों को अभियान एवं विकास के माध्यम से वामपंथ उग्रवाद के प्रभाव से मुक्त कराने के अपने दृढ़ निश्चय पर हमारी सरकार अटल है। शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की, जिससे शासन में हर स्तर पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। साथ ही उन्हें सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए उनकी समस्याओं का त्वरित गति से निष्पादन उनके द्वार तक पहुंचकर प्रशासन द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान कुल 6,727 शिविरों का आयोजन पंचायत स्तर पर किया गया। कुल 35 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से
31 लाख आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। सरकार की दूरदृष्टि सोच का ही परिणाम है कि जनता के बीच यह कार्यक्रम काफी लोकप्रिय हुआ तथा राज्य की जनता को इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। राज्य में न्याय एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने भीड़ हिंसा रोकथाम मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पारित किया है। प्रदेश में फैले विभिन्न माफियाओं और अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार के इन प्रयासों से आम जनों में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल लगभग 1200 युवक युवती सहायता प्राप्त कर उद्यमी बनने का सपना साकार किए हैं। आज ये लगभग 4795 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इस योजना की सफलता को देखते हुए हमने इसमें बजट बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस हेतु 100 करोड़ अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जा रही है। राज्य निर्माण के 20 से ज्यादा वर्षों के बाद भी झारखंड अपने आंदोलनकारियों की सूद नहीं ले पाया, यह कष्टप्रद है। जिसके कारण आज झारखंड राज्य का गठन हुआ। उनके अधिकार और सम्मान की रक्षा जरूरी है। इसलिए झारखंड अलग राज्य निर्माण में शामिल आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के लिए पेंशन के साथ साथ सरकारी नौकरियों में 50% का क्षतिपूर्ति आरक्षण की योजना को सरकार ने लागू कर दिया है। आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के सदस्य राज्य के विभिन्न हिस्सों का अपना दौरा भी बलिदानी धरती पीरतांड से प्रारंभ कर दिए हैं। सरकार ने ट्राइबल यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया है। इसके माध्यम से मुख्य रूप से झारखंडी भाषा, संस्कृति, लोक कल्याण, शोध से संबंधित विषय को बढ़ावा दिया जाएगा। उम्मीद है कि इससे आदिवासी समाज एवं झारखंड से जुड़े प्राचीन ज्ञान को संरक्षित रखने के साथ साथ इनकी विशिष्ट समस्याओं के समाधान को भी बल मिलेगा। राज्य में पहली बार 2021-22 में आउटकम बजट तैयार कर कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों के द्वारा बजट प्रावधान के अनुसार किए जा रहे कार्यों की भौतिक प्रगति की समीक्षा तथा विभागों द्वारा व्यय किए गए राशि से योजनाओं के लक्ष्यों एवं उद्देश्य की कितनी प्राप्ति हो सकी है, इसका आकलन करना है। इस आउटकम बजट में 13 विभागों के बजट को शामिल किया गया है, जिसमें लगभग 5000 योजनाओं का प्रावधान है। हमारी सरकार ने बजट को जनोपयोगी एवं पूर्ण फलदायी बनाने हेतु पहली बार हमारा अपन बजट पोर्टल को लॉन्च किया है और उस पर आम प्रबुद्ध जनों एवं देश के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों की राय प्राप्त की गई है। विधानसभा के सभी सदस्य भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने की, भारत की संप्रभुता और अखंडता को कायम रखने की एवं इस सदन में सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाने की शपथ लेते हैं। मुझे सिर्फ आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह शपथ आपको अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु मार्गदर्शन कराती रहेगी। इस विधानसभा के लिए नवनिर्वाचित होने के पश्चात आप अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप सभी लोगों के हितों और विश्वास के संरक्षक हैं। यह आपकी प्रमुख जिम्मेदारी है कि आप लोगों के जीवन को बेहतर बनाने वाले कानून बनाएं और जनमानस की समस्याओं का ईमानदारी से हल ढूंढें। अंत में मैं आप सभी को इस अवसर पर यह याद दिलाना चाहूंगा कि देश और राज्य में लोकतंत्र का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि सदन के भीतर और बाहर इस गर्ममयी सदन के माननीय सदस्यगण का आचरण
और व्यवहार कैसा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कार्य और आचरण से सदैव इस सदन की उच्च गरिमा और पवित्रता को बनाए रखेंगे। आप सभी को माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहना चाहूंगा कि आप सभी आपसी दलीय भेदभाव भुलाकर प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे एवं राज्य को निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति में आप सबों का सक्रिय सहयोग हमें प्राप्त होगा। आइए हम सब मिलकर अपने संविधान के समता और बंधुता के आदर्शों को प्राप्त करने की एक साथ चलें, एक दिशा में चलें, एक निष्ठा से चलें और चमकते झारखंड के निर्माण के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। जय हिंद, जय झारखंड। आप लोग आसन पर जाइए, आसन पर जाइए। मान्य सदस्य, झारखंड विधानसभा की हो गया, सूचना आ गया, आपका सूचना आ गया, आप दोनों का सूचना आ गया, आप दोनों का सूचना आ गया। झारखंड जाइए, आसन में जाइए ना, आसन से। झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 10(1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को पंचम झारखंड विधानसभा के 8वें बजट सत्र के लिए सभापति मनोनीत करता। जरा सुन लीजिए, ये सब आवश्यक विषय है, सुन लीजिए। आपका तो सुनेंगे ही। श्री स्टीफन मारंडी 100 विषय, श्री रामचंद्र चंद्रवंशी 100 विषय, श्रीमती सीता मुर्मू 100 विषय, श्री बिरिंची नारायण 100 विषय, श्री नमन बिस्कल कोनगाड़ी 100 विषय। सूचना आ गया तो मैडम, आपका सूचना आगे बैठे ना, इसके बाद इसका अब ले लेते हैं। बैठे माननीय सदस्य बैठिए। काल और ये सब को थोड़ा सा अध्ययन करिए,
सूचना लेने में तो सूचना तो लेंगे ही, आप इतना काय व्याकुल होते हैं? बट लेंगे उनके लिए अलग समय है। झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 224(1) के अधीन पंचम झारखंड विधानसभा के अष्टम बजट सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार से करता हूं। रविंद्रनाथ महतो मैसांग, श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री सदस्य, श्री आलमगीर आलम संसदीय कार्य मंत्री सदस्य, माननीय श्री सत्यानंद भोक्ता मंत्री सदस्य, माननीय श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह 100 सदस्य, माननीय श्री सुदेश कुमार महतो 100 सदस्य, श्री सरजू राय 100 सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य माननीय श्री चोम्पाई सोरेन मंत्री, माननीय श्री रामेश्वर उरांव मंत्री, माननीय श्री नलिन सोरेन मुख्य सचेतक सत्ता पक्ष, माननीय श्री स्टेफन मारंडी 100, माननीय श्री लोबिन हेम्ब्रम 100, माननीय श्री नीलकंठ सिंह मुंडा 100, माननीय श्री प्रदीप यादव 100, माननीय डॉक्टर सरफराज अहमद 100, माननीय श्री रामचंद्र चंद्रवंशी 100, माननीय श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता 100, माननीय श्री विनोद कुमार सिंह 100, माननीय श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह 100। नियमानुसार अध्यक्ष समिति के सभापति अध्यक्ष ही होते हैं और इस समिति की बैठक सभा की आज की कार्रवाई समाप्त होने के बाद मेरे कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई है। आप सभी उस पर उपस्थित रहेंगे। सभा सचिव ले लेंगे। आप समय पर उचित जगह पर देंगे तब ना। महोदय, मैं झारखंड विधानसभा के विगत सत्र में अद्भुत एवं सभा सचिव द्वारा पारित विधेयकों की एक विवरणी सभा पटल पर रखना चाहता हूं, जिस पर माननीय राज्यपाल ने अपनी अनुमति प्रदान की है और जिसकी सूचना पंचम झारखंड विधानसभा के सप्तम शीतकालीन सत्र की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई है। क्रमांक 1, झारखंड पंचायत राज संशोधन विधेयक 2021, अनुमति की तिथि 16/12/2021, अधिनियम 13/2021। 2, झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021, अनुमति की तिथि 21/12/2021, 14/2021। झारखंड विनियोग संख्या 4 विधेयक 2021, अनुमति की तिथि 30/12/2021, अधिनियम 1/2022। झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021, अनुमति की तिथि 10/2/2022, अधिनियम संख्या 2/2022। कोर्ट फीस संशोधन विधेयक 2021, अनुमति की तिथि 11/2/2022, अधिनियम संख्या 3/2022। मंत्री संसदीय कार्य। अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 244(2) के अधीन पंचम झारखंड विधानसभा के सप्तम शीतकालीन सत्र में विभिन्न विषय पर सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के संबंधित कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। हाँ, क्या बोल रहे थे तिरपन साहब? शोक प्रस्ताव है, आपका भी ले लेंगे। ले रहे हैं। अब मैं आसन से इरफान साहब का नाम पुकार दिया हूं, उसके बाद ठीक सर हो गया। आपका भी ले रहे, हम समझ रहे हैं सर, हम आपका विषय समझ रहे हैं सर। आपको भी देंगे। कल राज को संसार करने वाली घटना घटी है सर। कल हमारे क्षेत्र जामताड़ा में एक नाव बह गया महोदय, और जिसमें 23 लोग सवार थे और 4 लोग की जान बची है और सारे लोग मिसिंग है, लापता है। वहां पर लगभग 30 से 40 हजार लोग पूरे नदी को घेरा हुआ है महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जो लोग मिसिंग हैं उनको कम से कम 6-6 लाख रुपया मुआवजा, नौकरी, और महोदय सबसे बड़ी बात, वहां पर 18 साल से पुल नहीं बना महोदय। मैं आज आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं महोदय
लोग ये मांग कर रहे हैं अगर पुल बन जाता तो आज ये घटना नहीं घटती। तो आपके माध्यम से मैं सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि क्या इसी वित्त वर्ष में पुल बनेगा कि नहीं बनेगा महोदय। बीरबंदिया बन के तैयार है महोदय, आप थोड़ा सा प्रयास सरकार करेगी तो महोदय पुल बन जाएगा और लोगों की जान बच जाएगी। कितने लोगों की जान गई है महोदय। अब बोलिए अपर्णा सेन जी, आपका सूचना क्या है? वही सूचना है मेरा। निरसा विधानसभा और जामताड़ा के बीच जो बड़ाकर पुल, बड़ाकर घाट में जो कल जो घटना घटी है महोदय, और नाव से जो जामताड़ा की और बीरगांव और शामपुर की और जो नाव जा रही थी, रात लगभग वही 5-5:30 बजे नाव पलटी है महोदय, जो आंधी तूफान के चलते। और ये पुल अगर बन जाता महोदय तो इतना बड़ा घटना नहीं घटता। तो जो मतलब अभी मिल नहीं रहा है, जो पानी में डूबा हुआ है, उसको जल्द से जल्द उसका जो है महोदय लापता लोगों का राहत तथा बचाव कार्य अगर निकल जाए पुल का महोदय। इसके बाद आपको, इनके बाद आपको अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट में। अध्यक्ष महोदय, आपने भी जो अपना भाषण रखा उसमें भी इस बात का जिक्र किया कि यूक्रेन में जो आक्रमण हुआ है और उस आक्रमण में जो झारखंड के देश के तो लोग फंसे ही है, झारखंड के कई बच्चे गोड्डा जिला से लेके पूरे राज्य के दर्जनों बच्चे फंसे हुए हैं, जो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से गुहार लगा रहे हैं। सरकार, पूरी सरकार यहाँ बैठी है, पूरा सदन बैठा है। हम सरकार से आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि उन बच्चों का ख्याल रखते हुए भारत सरकार से संपर्क स्थापित करे और सकुशल वो बच्चे कैसे वापस आए। जो लोग हमारे झारखंड के फंसे हैं उनके लिए सरकार प्रयास करे, यही मेरी सूचना है। ओझा जी, अनंत जी, महोदय 1 सेकंड में आप शोक प्रकाश। अध्यक्ष महोदय, आज ही सुबह में 6 बजे साहेबगंज जिले का तलझारी थाना में एक दलित युवक पुलिस अभिरक्षा में था और उसकी हत्या हो जाती है महोदय, उसकी मृत्यु हो जाती है महोदय। आपके माध्यम से सरकार तक संज्ञान पहुंचाते हैं कि पूरे मामले की जांच कराए कि पुलिस अभिरक्षा में दलित युवक की जान कैसे जाती है महोदय। आप 1 सेकंड बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अभी से 15 दिन पहले एक हिंसक भीड़ के द्वारा रूपेश पांडे नामक युवक की हत्या कर दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, 27 लोग नामजद अभियुक्त है, 5 की गिरफ्तारी हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण कराया जाए, में यह मामला को हस्तांतरित किया जाए, किसी केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच की जाए अध्यक्ष महोदय। और उसके माँ बाप अकेले हैं बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, कोई उनका सहारा नहीं है, तो उनको मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपया अध्यक्ष महोदय दिया जाए, ये मैं आपसे आग्रह करता हूँ अध्यक्ष। हो गया। शोक प्रकाश, माननीय सदस्यगण, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बैठिए माननीय सदस्य, बैठिए। माननीय सदस्यगण, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर, कमल किशोर भगत, सामुएल होरो, ज्योतिन सोरेन, डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस, महेंद्र प्रसाद, बिरजू महाराज, संगीतज्ञ बापी लाहिड़ी, राहुल बजाज, प्रवीण कुमार सोबदी, आशुतोष कोयरी, कमाल खान प्रमुख है। भारत की प्रख्यात स्वर कोकिला और संगीत सुरों की गंगोत्री लता मंगेशकर का दिनांक 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। लगभग 36 भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाकर एक जीवित किंवदंती बनी सुर साम्राज्ञी के कालजयी युग का अंत हो गया। नूरजहां, अमीरबाई और संसद बेगम जैसी शख्सियत के समक्ष लता जी ने स्वयं के सुरों की अपनी लकीर खींची। उन्होंने सभी भावों की बहुरंगी गीत गाए। पार्श्व गायिका के रूप में भारत चीन युद्ध के समय कवि प्रदीप द्वारा रचित गीत ये मेरे वतन के लोगों को गाकर 60 के दशक में देश के प्रत्येक जनमानस को राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत कर दिया था। 1974 में विश्व के सर्वाधिक गीत गाने की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा, जो 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिलना लता जी की उपलब्धियां अद्वितीय है। भारतीय फिल्मों में उनका अतुलनीय योगदान को देखते हुए 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार,
1999 में पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। वे वर्ष 2000 में राज्यसभा के सदस्य भी रही। वर्ष 2001 में देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। लता जी ने अपनी आवाज के जादू से देश की नहीं पूरी दुनिया में पहचान बनाई। वह गीत संगीत के माध्यम से सदियों तक हम सभी के बीच जीवित रहेंगी। उनका जाना पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। पूर्व विधायक कमल किशोर भगत का निधन दिनांक 17 दिसंबर 2021 को हो गया। श्री भगत आजसू के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे वर्ष 2009 तथा 2014 में झारखंड विधानसभा के सदस्य बने। उनको प्यार से बाबलूदा के नाम से जनसाधारण के बीच में जाना जाता था। वो अत्यंत लोकप्रिय थे। श्री भगत झारखंडी सवालों को लेकर हमेशा सदन और सदन से बाहर भी संजीदा रहते थे। उनका निधन अपूरणीय क्षति है, जिससे राज्य को उनकी कमी हमेशा खलेगी। झारखंड आंदोलनकारी एवं तोरपा के पूर्व विधायक सामुएल होरो का निधन दिनांक 30 दिसंबर 2021 को हो गया। सामुएल होरो की झारखंड अलग राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वे 1962 में तोरपा से विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। जनता दल यू के राज्यसभा सांसद और प्रसिद्ध उद्योगपति महेंद्र प्रसाद का दिनांक 27 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। वे अविभाजित बिहार से लगातार 7 बार राज्यसभा के लिए और 1 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वह 1985 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। झंझारपुर के पूर्व सांसद एवं पूर्व भारतीय राजदूत व वरिष्ठ पत्रकार लेखक डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस का दिनांक 20 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। वे 8वीं लोकसभा में 1984 से 1989 तक सांसद रहे। बांका की प्रथम सांसद वो लोकसभा में 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुकी शकुंतला देवी की दिनांक 9 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वह 1957 में बांका के संसदीय क्षेत्र बनने के बाद पहली बार सांसद बनी एवं 1962 में भी लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। बिहार के पूर्व मंत्री वो 3 बार के विधायक रहे। प्रोफेसर नलिनी रंजन सिंह का दिनांक 8 जनवरी 2022 को निधन हो गया। श्री सिंह 1980 से 1995 तक मुजफ्फरपुर जिला के कांटी से विधायक रहे एवं 1991 से 1995 तक बिहार सरकार में भवन एवं आवास मंत्री रहे। पारंपरिक भारतीय कथक नृत्य शैली को विश्व पटल पर ले जाने वाले प्रख्यात नर्तक बिरजू महाराज का दिनांक 17 जनवरी 2022 को निधन हो गया। एक असाधारण नृत्य गुरु के रूप में उन्होंने कथक को नया आकार और पहचान प्रदान किया। इनका निधन संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। भारतीय सिनेमा के गायक संगीतकार बप्पी लाहिड़ी का दिनांक 16 फरवरी 2022 को निधन हो गया। उनके निधन से संगीत के एक स्वर्ण युग का अंत हो गया। 90 के दशक में अपनी चेतक और प्रिया स्कूटर से देश के मध्यम वर्ग के लोकप्रिय बजाज उद्योग के समूह के चेयरमैन राहुल बजाज का दिनांक 12 फरवरी 2022 को निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2001 में पद्म भूषण तथा फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भीम की भूमिका को जीवंत करने वाले और अर्जुन अवार्ड विजेता प्रवीण कुमार सोबती का दिनांक 7 फरवरी 2022 को निधन हो गया। हैमर और डिस्कस थ्रो एवं एथलीट के रूप में उन्होंने एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता था। पंच परगनिया भाषा के कवि और गीत पुष्पमाला के रचनाकार आशुतोष कोरी का दिनांक 16 फरवरी 2022 को निधन हो गया। वरिष्ठ टीवी पत्रकार कमाल खान का दिनांक 14 जनवरी 2022 एवं इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार रविश तिवारी का दिनांक 19 फरवरी 2022 को निधन हो गया। उनके निधन से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपूरणीय क्षति हुई। नए साल के शुरुआत में ही माता वैष्णो देवी के दर्शन के दौरान 12 लोगों की असामयिक मौत, झारखंड के रामगढ़ में 4 नागरिकों की सड़क दुर्घटना में असामयिक मौत की घटना तथा छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहीद हुए झारखंड के वीर सपूत सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट शांति भूषण तिर्की, जम्मू कश्मीर में 2 जवान
और अरुणाचल प्रदेश के मातृभूमि की रक्षा करते हुए बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 7 जवानों के शहादत की खबर अत्यंत पीड़ादायक है। कल रात मेरे गृह जिला जामताड़ा और धनबाद सीमा पर स्थित बड़ाकर नदी पर बरबंदिया पुल के पास नौका के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कई लोगों की मौत और लापता होने की सूचना है। मैं उनके परिवारजनों के प्रति भी गहरी शोक संवेदना प्रकट करता हूं। ईश्वर सभी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को दुख की घड़ी में सहन करने की असीम शक्ति प्रदान करें। माननीय नेता सदन, अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार और आम नागरिक गुजर गए, जिनमें प्रमुख हैं भारत के संगीत सुरों की गंगोत्री लता मंगेशकर जी, जिनका निधन 6 फरवरी 2022 को हो गया। इन्हें अनगिनत पुरस्कारों से भी नवाजा गया था। सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी उनको नवाजा गया। साथ ही पूर्व विधायक कमल किशोर भगत जी का भी निधन 17 दिसंबर को हुआ। झारखंड आंदोलनकारी एवं तोड़पा के विधायक शामिल होरो जी का निधन हुआ। जदयू के राज्यसभा सांसद एवं प्रसिद्ध उद्योगपति महेंद्र प्रसाद जी का भी निधन हुआ। झंझारपुर के पूर्व सांसद एवं पूर्व भारतीय राजदूत एवं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस जी का भी निधन 20 दिसंबर 2021 को हो गया। बांका के प्रथम सांसद, लोकसभा में 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके शकुंतला देवी जी का भी निधन 9 जनवरी को हुआ। बिहार के पूर्व मंत्री व 3 बार विधायक रहे प्रोफेसर नलिनी रंजन सिंह जी का भी निधन हुआ। भारतीय कथक नृत्य शैली को विश्व पटल पर पहचान दिलाने वाले प्रख्यात नृत्यक बिरजू महाराज जी का भी निधन 17 जनवरी को हुआ। भारतीय सिनेमा के गायक संगीतकार बप्पी लाहिड़ी जी का भी निधन 16 फरवरी 2022 को हुआ। 90 के दशक में अपने चेतक और प्रिया स्कूटर से देश के मध्य वर्ग में लोकप्रिय हुए बजाज उद्योग समूह के चेयरमैन राहुल बजाज जी का निधन हुआ। B.R. चोपड़ा जी महाभारत में भीम की भूमिका को जीवंत रखने वाले अर्जुन अवार्ड विजेता प्रवीण कुमार सोपती जी का भी निधन हुआ। पचपरगनिया भाषा के कवि और गीत पुष्पमाला के रचनाकार आशुतोष कोयरी जी का भी 16 जनवरी 2022 को निधन हुआ। वरिष्ठ टीवी पत्रकार कमाल खान का दिनांक 4 फरवरी 2022 एवं इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार रवीश तिवारी जी का निधन 19 फरवरी 2022 को हो गया। इसके अतिरिक्त नए साल की शुरुआत में माता वैष्णो देवी के दर्शन के दौरान 12 लोगों की आकस्मिक मौत, झारखंड के रामगढ़ में 4 नागरिकों की सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मौत की घटना तथा छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहीद हुए झारखंड के वीर सपूत CRPF के सहायक कमांडेंट शांति भूषण तिर्की, जम्मू कश्मीर में 2 जवानों, अरुणाचल प्रदेश के मातृभूमि की रक्षा करते हुए बर्फीली तूफान के चपेट में आने और 7 जवानों के शहादत की खबर अत्यंत पीड़ादायक है। साथ ही कल की घटना तो जामताड़ा और निरसा के बीच आने वाली नदी में नाव हादसा में जिनकी मृत्यु हुई, उन सभी दिवंगत आत्माओं
शांति प्रदान करे और इस दुख के घड़ी में उनको सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। माननीय श्री बिरिंच नारायण जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार और आम नागरिक गुजर गए। इनमें से स्वर्गीय लता मंगेशकर, कमल किशोर भगत, सामुएल होरो, ज्योतिन सोरेन, डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस, महेंद्र प्रसाद, बिरजू महाराज, बप्पी लाहिड़ी, राहुल बजाज, प्रवीण कुमार सोबती, आशुतोष कोइरी, कमाल खान आदि प्रमुख हैं। महोदय, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी का जाना एक युग का अंत है, खास करके कला के क्षेत्र में, और हम सबों का मानना है कि जब तक सूरज चांद रहेगा अपने गीतों के माध्यम से लता जी हमेशा अमर रहेंगे। महोदय, पूर्व विधायक कमल किशोर भगत, पूर्व विधायक सामुएल होरो, सिद्ध उद्योगपति महेंद्र प्रसाद, डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस, प्रख्यात कथक नर्तक बिरजू महाराज, गायक संगीतकार बापी लाहिड़ी, राहुल बजाज के बजाज उद्योग समूह के चेयरमैन राहुल बजाज और महाभारत सीरियल में भीम की जीवंत भूमिका निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबती, पंच परगनिया भाषा के कवि और गीत पुष्पमाला के रचनाकार आशुतोष कोइरी, वरिष्ठ टीवी पत्रकार कमाल खान, साल के शुरुआत में माता वैष्णो देवी के दर्शन को गए 12 श्रद्धालुओं की असामयिक मौत, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में शहीद हुए झारखंड के सपूत सहायक कमांडेंट शांति भूषण तिर्की, अरुणाचल प्रदेश में बर्फीले तूफानों की चपेट में आने से 7 जवानों की शहादत तथा कल जामताड़ा में लगभग 2 दर्जन आम नागरिक जो असमय काल कलवित हो गए, जिसके संबंध में वहां के स्थानीय विधायक लगातार महोदय सदन में भी कई बार आग्रह किया कि वहां अगर पुल बन जाए तो लोगों को बड़ी सुविधा होगी। इसके अलावा हजारीबाग में एक युवा 17 वर्षीय रुपेश पांडे की निर्मम हत्या, ये सारे मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार को दुख की घड़ी में सहन करने की शक्ति प्रदान करें। माननीय जनाब आलमगीर आलम साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई अब हमारे बीच नहीं रहे। इनमें से भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, पूर्व विधायक कमल किशोर भगत जी, पूर्व विधायक सामुएल होरो जी, पूर्व संसद सह पत्रकार लेखक डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस जी, बिहार के पूर्व मंत्री प्रोफेसर नलिनी रंजन सिंह जी, बांका के प्रथम सांसद शकुंतला देवी जी, पद्मश्री श्री सम्मानित शकुंतला चौधरी जी, प्रसिद्ध उद्योगपति महेंद्र प्रसाद जी, नर्तक बिरजू महाराज जी, गायक संगीतकार बप्पी लाहिड़ी जी, बजाज उद्योग के चेयरमैन राहुल बजाज जी, पंच परगनिया भाषा के कवि आशुतोष कोइरी जी, वरिष्ठ टीवी पत्रकार कमाल खान जी, इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार राविश तिवारी जी, झारखंड के वीर सपूत सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट शांति भूषण तिर्की जी, माता वैष्णो देवी के दर्शन के दौरान 12 लोगों की असामयिक मौत, महाभारत में भीम की भूमिका निभाने एवं अर्जुन अवार्ड विजेता प्रवीण कुमार सोबती जी, झारखंड के रामगढ़ में 4 नागरिकों सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मौत, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहीद हुए झारखंड के जवानों और अरुणाचल प्रदेश में मातृभूमि की रक्षा करते हुए बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 7 जवानों के शहादत प्रमुख है। साथ में निरसा जामताड़ा बराकर नदी में नाव दुर्घटना में मृतकों के प्रति भी संवेदना प्रकट करता हूं और इसके अतिरिक्त आसन के द्वारा जिन महानुभावों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की गई है, मैं अपने दल एवं अपनी ओर से उन सभी महानुभावों के प्रति शोक संवेदना प्रकट करता हूं तथा ईश्वर से दुआ करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।
एवं उनकी परिजनों को दुख सहने की सहन शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से अब तक की अवधि में हमारे बीच कई राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार और आम नागरिक गुजर गए हैं, जिसकी सूचना आपके शोक प्रकाश के माध्यम से हम सबों को मिला है। उसमें से लता मंगेशकर, कमल किशोर भगत, सामुएल होरो, ज्योतिन सोरेन, डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस, महेंद्र प्रसाद, बिरजू महाराज, बप्पी लहरी, राहुल बजाज, प्रवीण कुमार सोबती, आशुतोष कोयरी, कमाल खान प्रमुख है। अध्यक्ष महोदय, इसमें से कई लोग जैसे कमल किशोर भगत तो हम सबों के साथ इस विधानसभा के भी सदस्य रहे और आज उनके नहीं रहने से एक अच्छे, लोकप्रिय और जनप्रिय इस राज्य के जनहितों में लड़ने वाले नेता को हम सबों ने खोया है। लेकिन सबसे अधिक प्रभावित हम सब हैं भारत की स्वर कोकिला श्रीमती लता मंगेशकर का दिनांक 6/2022 को निधन होने से, जो कई रिकॉर्ड्स उनके नाम है। और वह गीत, जिस गीत का आपने वर्णन किया है इस शोक प्रकाश में कि ये मेरे वतन के लोगों, भारत चीन के जब युद्ध के बाद वह गीत उन्होंने गाई थी अध्यक्ष महोदय, तो जो हम दर्जनों तोपों की सलामी देते हैं सैनिकों की शहादत पर, वह गीत उस पर भी भारी पड़ा था। आज वह गीत आज भी जिंदा है और हम कह सकते हैं कि जो गीत गा के गई थी या गई हैं लता जी कि रहे ना रहे हम महका करेंगे वन के कली वन की सभा बागे ये वफा में, हमें लगता है कि वो एक एक अक्षर आज चरितार्थ हो रहा है। वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कृति, उनके गाए हुए गीत, सारी चीजें आज भी जिंदा है। और कई घटनाओं में भी, महत्वपूर्ण घटनाओं में आपने जैसे वैष्णो देवी के 12 लोगों की आकस्मिक मौत, रामगढ़ के नागरिकों की सड़क दुर्घटना में असामयिक मौत, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शहीद हुए सीआरपीएफ की मौत, शहादत, फिर कल जामताड़ा जिस घटना की जिक्र थोड़ी देर पहले हुई थी कि वहां जिन लोगों की डूबने से, नाव का डूबने से मौत हुई है, इन तमाम लोगों के प्रति जिन लोगों के शोक प्रकाश आपने हम सबों के ध्यान में, सदन के ध्यान में लाया है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, पुष्प अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को सहन शक्ति प्रदान करे ताकि इस दुख की घड़ी को वो सह सके। धन्यवाद। माननीय श्री सुदेश महतो जी। अध्यक्ष महोदय, विगत विधानसभा से अब तक की अवधि में हमारे बीच से कई राजनेता, कलाकार, समाजसेवी, साहित्यकार एवं आम नागरिक गुजर गए। इनमें से लता मंगेशकर जी, हमारी पार्टी के नेता कमल किशोर भगत जी, सामुएल होरो जी, ज्योतिन सोरेन जी, डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस जी, महेंद्र प्रसाद जी, बिरजू महाराज जी, बप्पी लहरी जी, राहुल बजाज जी, प्रवीण कुमार जी, आशुतोष कोयरी जी, कमाल खान प्रमुख हैं। अध्यक्ष महोदय, लता जी के बारे में बहुत कुछ, केवल इस रूप से उनका परिचय नहीं बनेगा कि उन्होंने देश के लिए 36 भाषाओं में 30,000 गीत गाए। वो आज हमारे बीच नहीं रहे, देश का सर्वोच्च सम्मान उनको प्राप्त हुआ, लेकिन उनके नहीं रहने के बाद भी उनके गीत न केवल मनोरंजन के लिए जाने जाएंगे, बल्कि उनके गीत भारत के ऊर्जा के स्रोत होंगे, ये सदा के लिए। इसके साथ साथ हमारे पार्टी के नेता कमल किशोर भगत, जो इस सदन के झारखंड विधानसभा के 2 बार सदस्य रहे, वो झारखंड आंदोलनकारी नेता
अल्प आयु में हमारे बीच से गुजर गए। ये कोई साधारण शख्सियत नहीं, बल्कि झारखंड आंदोलन में मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन में एक सहयोगी और झारखंडी नेता। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।